नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में तख्तापलट हुआ है। तो उससे जुड़ी पूरी कहानी और उसके पीछे कितने देश हैं और उनकी भूमिका है, चलो समझते हैं। बांग्लादेश की नेशनल असेंबली की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सन 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे। तो उन चुनावों में कुल 300 सीट थी। उन 300 सीटों में से अवामी लीग, बांग्लादेश अवामी लीग, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है, उन्होंने 222 सीटों से जीत हासिल की थी। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता का नाम है शेख मुजीबुर रहमान और इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। आइए चलते हैं इतिहास में। जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो इसमें दो देश बनाए गए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे और इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान ने भाग लिया था और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भाग लिया था। और कुल 300 सीटों पर चुनाव था। कुल 300 सीटों पर चुनाव था। और होता क्या है इस चुनाव में, शेख मुजीबुर रहमान 167 सीटें प्राप्त करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो 86 सीटें प्राप्त करते हैं और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान में था और उस समय पाकिस्तान के जनरल जो थे वो याह्या खान थे। तो आपको मैं बता दूं इसी वीडियो में कि जब शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान में शपथ लेने के लिए गए थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याह्या खान ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और उनसे उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की गई और उनसे यह कहा गया कि कभी भी एक बंगाली हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और जेल से छूटने के बाद अब बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे पूर्वी पाकिस्तान में और विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने टिक्का खान को भेजा था। टिक्का खान को भेजने वाले याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अब हमें अपना एक अलग देश बनाना होगा और इसके लिए उन्होंने एक वहाँ पर मुक्ति वाहिनी नाम की सेना बनाई और उनसे कहा गया कि अब हमें अपना एक अलग देश बनाना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए टिक्का खान को भेजा गया। टिक्का खान ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक सर्च लाइट ऑपरेशन चलाया और इस सर्च लाइट ऑपरेशन में पूर्वी पाकिस्तान के या बांग्लादेश के 30 लाख लोगों की हत्या की गई और 4 लाख महिलाओं का रेप किया गया। 4 लाख महिलाओं का रेप इसलिए किया गया, टिक्का खान की यह सोच थी कि इनके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे उनका डीएनए पश्चिमी पाकिस्तान का होगा और वो कभी भी इस विद्रोह को नहीं करेंगे और वो हमेशा हमारे साथ मिलकर चलेंगे। आइए समझते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश का कसाई भी कहा जाता है। और इसी समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और फील्ड मार्शल शेर मानेकशॉ थे। इंदिरा गांधी को यह पता था कि बहुत ही बड़े विद्रोह पूर्वी बांग्लादेश में हो रहे हैं और वहाँ की जो जनता है वो बहुत परेशान थी और वह अपनी जान बचाने के लिए वह भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम इतने लोगों को शरण नहीं दे सकते और इनसे हमारी भी सुरक्षा को खतरा बहुत ज़्यादा होगा। तो इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अब हम बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे। तो उन्होंने फील्ड मार्शल शेर मानेकशॉ से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने शेर मानेकशॉ से बात की और उन्होंने यह नीति बना ली कि अब हम बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में देखना चाहेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो इस युद्ध में भारत की जीत होती है और हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश सन 1971 में एक नया देश बनकर आता है। इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। वो युद्ध में हार गए थे और
इसी युद्ध में शेख मुजीबुर रहमान का साथ देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था जिया उर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान और जिया उर रहमान ने आपस में मिलकर ही बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया था। लेकिन होता क्या है, जिया उर रहमान के मन में एक धारणा थी कि इस सभी में सबसे ज़्यादा फायदा शेख मुजीबुर रहमान का हुआ है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान एक राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे और उन्हीं का नाम सबसे ज़्यादा होना था और वही ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। जिया उर रहमान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने 15 अगस्त सन 1975 में 15 अगस्त सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर जाकर उनकी हत्या करवा दी और 17 उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे इसी हत्याकांड में। आइए समझते हैं कि लेकिन इसी आपको दिख रहा होगा कि यह जिया उर रहमान है और उनके साथ उनकी पत्नी खालिदा जिया हैं, जो कि आने वाले समय में बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। चलो आइए समझते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। ये आपको दिख रही होंगी शेख मुजीबुर रहमान, ये आपको दिख रही हैं शेख हसीना और उन्हीं के साथ उनकी बहन है शेख रेहाना। आइए समझते हैं कि जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के घर पर अटैक हुआ था तो उनके 17 परिवार के सदस्यों की हत्या की गई थी। लेकिन उसी समय पे शेख हसीना और शेख रेहाना वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, वो अपने हस्बैंड के साथ जर्मनी में प्रेजेंट थी। अब पाकिस्तान के आईएसआई को यह लगा कि अगर यह रहेंगी तो आने वाले समय में बांग्लादेश में कोई अलग पार्टी बन सकती है और या यह सरकार में वापस आ सकती हैं। तो उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि अब हम इनकी हत्या ही करवाएंगे। लेकिन इसके बारे में जानकारी जब इंदिरा गांधी को लगी तो उन्होंने अपने देश में शेख हसीना और शेख रेहाना को शरण दी। भारत ने इन दोनों को शरण दे दी। इस समय जिया उर रहमान के हाथ में सत्ता आ गई थी, लेकिन जिया उर रहमान को भी वहाँ की सेना पसंद नहीं करती थी और 30 मई सन 1981 को भी जिया उर रहमान की हत्या हो गई जब वह एक चटगांव दौरे पर थे। चटगांव बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर उसके दौरे पर जब जिया उर रहमान थे। आइए समझते हैं। तो इसी समय इंदिरा गांधी को लगा कि शेख हसीना को ये बहुत अच्छा समय है कि बांग्लादेश में भेजा जाए और वहाँ उनको चुनाव लड़ाया जाए और वहाँ के प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाए। अब आपको बताते हैं, पहले शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था AL अवामी लीग, लेकिन अब जब शेख हसीना ने चुनाव लड़ा था तो उनकी पार्टी का नाम था BAL बांग्लादेश अवामी लीग। और ये आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है खालिदा जिया जो कि जिया और रहमान की पत्नी है। इसी बीच बांग्लादेश में एक बहुत ही अजीब घटना होती है। शेख हसीना के पिता उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या 15 अगस्त सन 1975 को हुई थी। ये दोनों महिलाएं आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ती थीं और आपस में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह करती थीं। तो इसी 15 अगस्त के दिन खालिदा जिया ने अपना जन्मदिन मनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, खालिदा जिया का जन्मदिन 15 अगस्त को नहीं था, उनका जन्मदिन था 19 अगस्त को। फिर भी उन्होंने अपना जन्मदिन 15 अगस्त को मनाया और केक काटा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी जब शेख हसीना और खालिदा जिया में बहुत ही ज़्यादा आपसी मतभेद होने लगे तो वहाँ की जनता इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसी समय पे बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद। तो उन्होंने यह कहा कि आप दोनों अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो और अब बांग्लादेश में दोबारा चुनाव होंगे। तो आपको मैं बता दूं, फखरुद्दीन अहमद एक बहुत ही होशियार व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को उसी समय जेल में डाल दिया और सन 2006 से लेकर सन 2008 में शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को जेल में रहना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन दोनों को जेल से बाहर किया गया। और आगे चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब इन दोनों को बाहर निकाला गया तो इसी के बाद शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और सन 2008 से लेकर सन 2013 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रहीं। 2013 से 18 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री रहीं। 18 से 24 तक भी शेख हसीना ही प्रधानमंत्री रही थी। सन 2024 में जब चुनाव हुआ तो 300 सीटों में से 222 सीट भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ही प्राप्त की थी। आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में आगे का तख्तापलट हुआ किस बात के पीछे था। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है और उनकी बेटी का नाम था शेख हसीना। वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी सन 2024 में। लेकिन सन 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने जितने भी फ्रीडम फाइटरों ने इसमें भाग लिया था तो उनको 30% आरक्षण दिया था। उसके बाद सन 1972 में उनके बच्चों को भी आरक्षण दिया गया। वहाँ की जनता इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज थी। और आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश में कभी भी आरक्षण किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है। वहाँ पर आरक्षण केवल उन लोगों को दिया जाता है कि जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महन भूमिका निभाई थी। तो आइए समझते हैं। सन 1972 में फ्रीडम फाइटरों को आरक्षण दिया गया। उसके बाद उनके बच्चों को दिया गया तो वहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई। सन 2010 में उनके नाती और पोतों को भी यह आरक्षण दिया गया। लेकिन सन 2018 में शेख हसीना ने जनता की मांग पर इस आरक्षण को बंद कर दिया। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी कोर्ट में चला गया और उन्होंने इसके खिलाफ अर्जी लगाई और हाई कोर्ट ने सन 2024 में यह आरक्षण को फिर दोबारा बहाल कर दिया। इस आरक्षण से वहाँ के स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और बांग्लादेश में विद्रोह होने लगे। लेकिन शेख हसीना इन विद्रोह के पीछे की पूरी राजनीति को समझ नहीं पाई। आइए समझते हैं। आपको फोटो में दिख रहा होगा, यह है मीर मुदगो। यह एक व्यक्ति था। यह केवल जो स्टूडेंट इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, यह उनको केवल पानी पिलाता था बस। लेकिन पुलिस की गोली की वजह से इसकी हत्या हो गई। जब इसकी हत्या हो गई तो वहाँ की जनता और ज़्यादा उग्र हो गई और स्टूडेंट और लोग इस आंदोलन में शामिल होने लगे। आपको इस फोटो में दिख रहे होंगे, यह 3 लड़के जिन्होंने शेख हसीना को देश छुड़वा दिया। आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। इनमें एक व्यक्ति का नाम है नाहिद, एक का नाम है आसिफ और एक का नाम है अबूबकर। तो आइए समझते हैं। तो इन तीनों की मेन भूमिका थी बांग्लादेश के आंदोलन में। तो होता क्या है कि पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस इन तीनों को सिविल ड्रेस में गिरफ्तार कर लेती है तो लेकिन वह एक पुलिस की गाड़ी में गिरफ्तार करती है। तो नाहिद की वीडियो बना ली जाती है एक व्यक्ति के द्वारा और वह सोशल मीडिया पर डाल दी जाती है। लेकिन जब पुलिस के द्वारा इनको बहुत ही ज़्यादा पीटा जाता है और मारा जाता है और इनसे वीडियो बनवाई जाती है कि सभी स्टूडेंट आंदोलन को बंद कर दें, लेकिन लोगों को लग रहा था कि इन पर कोई दबाव बनाया जा रहा है और इनकी जो आवाज़ थी उसको लोग पहचान गए। तो जब बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे तो इन तीनों को छोड़ा गया। जब इन तीनों को बाहर छोड़ा गया तो पत्रकारों ने इनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपने यह क्यों कहा कि इस विद्रोह को बंद कर दिया जाए। तो जब इन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो उनकी चोटों को देखकर और लोग जनता और जनता जो और लोग विद्रोह में शामिल हो गए और उन्होंने अब यह सोच लिया कि अब हम सभी को शेख हसीना के घर पर चलना है और उन्हें सबक सिखाना है। तो 11 जून सन 2024 को वो सभी शेख हसीना के घर की तरफ चलने लगे। आइए समझते हैं इससे आगे। शेख हसीना ने अपने समय पर बकार उज जमा को वहाँ का आर्मी चीफ बनाया था। लेकिन मैं बता दूं, यह इस पद के योग्य नहीं थे। बकार उर जमा उनकी बहन शेख रेहाना के देवर हैं।
वकार और जमा ने शेख हसीना से कहा कि आप देश छोड़कर चले जाइए। आपको मैं बता दूं कि इस सब के पीछे वकार और जमा का ही हाथ था। अब फिर आपको मैं दोबारा बता दूं कि वकार और जमा इस पद के योग्य नहीं थे, वो शेख रेहाना के देवर थे और इसी की वजह से शेख हसीना ने उन्हें सेना प्रमुख बनाया था। इसके बाद शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए भारत में आ गईं और आपको मैं बता दूं कि इस हसीना का भारत में जाना बांग्लादेश से भारत का भी जाना है, क्योंकि शेख हसीना ही ने बहुत सारे प्रतिबंधों को लगाया था जो आतंकी गतिविधियां बांग्लादेश में होती थी उन सभी पर। जब भीड़ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर पर गई थी तो आप देख सकते हैं कि उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साड़ी तक को नहीं छोड़ा और वह सारी चीज़ों को लूट खबूट करके आपको मैं एक बात बता दूं, इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका नहीं चाहता था कि शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहें, क्योंकि शेख हसीना ने हमारे देश भारत, चीन और रूस तीनों को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर रखा था। लेकिन अमेरिका ने कहा था शेख हसीना से कि आप हमें अपना एक द्वीप सेंट मार्टिन हमें दे दो। क्यों कि चाइना की जो भी शिपें हैं वो मलक्का द्वीप से होकर जाती हैं, तो उसने कहा था कि हम उन पर निगाह रख सकते हैं। लेकिन शेख हसीना नहीं चाहती थी कि भारत, चीन और रूस इन तीनों को नाराज, और इन सभी की वजह से अमेरिका ने शेख हसीना को उनके पद से हटाने की सोच ली और उन्हें उनके पद से हटाया है। इस वीडियो में कुछ वर्ड मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा ढंग से समझिए, चीज़ों को नोट कीजिए। इससे मैं नहीं मानता अलग सवाल आपके एग्जाम में आएगा। जय हिंद, जय भारत।